अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। ठीक है, अब आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये चीज बहुत परेशान करती है, दूसरा अब जो ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से समझो कि देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में ना क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लिया ना आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर ए और बी ना दो कोई रिएक्टेंट हैं। ठीक है, आपने क्या करा, जो ए रिएक्टेंट था उसके अमाउंट को आपने डबल कर दिया। जो कोई ए रिएक्टेंट था, ए और बी दो रिएक्टेंट थे, दोनों के दोनों क्या करा रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, आपने क्या करा, रेट का मतलब समझो। रेट होता है कि कितनी तेजी से या कितनी धीरे से कैसी रिएक्शन हो रही है, जैसे स्पीड होती है ना, ठीक वैसे ही क्या होता है, रेट होता है। अब मान लिया आपने क्या करा, देखो आपने क्या करा, जो ए रिएक्टेंट था ना उसके अमाउंट को डबल कर दिया, तो आपने देखा भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी अमाउंट को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, या अमाउंट को 3 गुना करने से रेट ऑफ रिएक्टेंट भी डबल हो जाए, मतलब जो आप इधर रिएक्टेंट के साथ करोगे वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में हो जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर किसको बोलते हैं, देखो मैंने है ना यहाँ पे रेट लिख रखा है, दैट ए और बी मैंने दो रिएक्टेंट बोले थे। अब मैंने बोला कि ए की अमाउंट को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा था हमारे पास में, इसके अमाउंट 3 गुना करने से रेट भी 3 गुना हो रहा था। ठीक है, हमारे पास में, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर 1 है। जो यहाँ पर ए और बी लिख रखा है ना, यहाँ तो आती है इसकी कंसंट्रेशन, भाई ए कितनी कंसंट्रेशन है, भाई ए की 2 मोलर कंसंट्रेशन है, भाई कितनी कंसंट्रेशन है वो हम लिखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ए की जगह पे उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है। ऊपर 1 का मतलब क्या है, जो मैंने 1 2 3 लिख रखे हैं, मतलब 1 और 2 लिख रखे हैं, इसका मतलब है ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें ये बताता है कि क्या फर्क पड़ेगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे बी के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो ऊपर लिखा हुआ है ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आपने क्या करा, जो बी रिएक्टेंट था उसके अमाउंट को डबल करा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 4 गुना, यानी कि वो कैसी रिएक्शन है, आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे डबल करती, बी की कंसंट्रेशन को मैंने क्या करा, मान लिया डबल करा, ठीक है, डबल मैंने करा, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि जो रेट है वो आपका कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। मान लिया कि आपने इसकी कंसंट्रेशन को 3 किया होता, अब इसके ऊपर स्क्वायर था तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी आपका रेट कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऊपर कितना हो रहा था आपका, 4 गुना हो रहा था। यानी कि जब यहाँ पर आपके पास में 2 हो तो यानी उसका क्या हो रहा है, आपके पास में स्क्वायर होता है सेकेंड ऑर्डर के अंदर कंसंट्रेशन का, और आपके पास में थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या होता है, उसका क्यूब होता है। ऐसे सी समझो कि कुछ है हमारे पास में। ठीक है, इससे जो पिछले वाली वीडियो की थी उसके अंदर हमने एक एक ऑर्डर को लेकर पूरा क्लैरिफाई कर रखा है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। अब है हमारे पास में ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने क्या बोला था, जब मैंने ये लिखा था भाई रेट को, तो ये क्या है, ए और बी, ये है कंसंट्रेशन, इनके ऊपर क्या पावर्स है, 1 और 2, तो आप जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो हमें क्या देगा, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये 1 और 2 तो ए और बी का अलग अलग ऑर्डर था, नेट ऑर्डर क्या मिलता है हमें इन दोनों को ऐड करने से। तो देखो द सम ऑफ पावर्स रेज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रेट लॉ, और जो हम इस तरीके से लिखते हैं ये क्या होता है, हमारा रेट लॉ होता है। ठीक है, तो यानी रेट लॉ को हम कैसे लिखते हैं, रेट लॉ को का मतलब होता है रेट को लिखने का तरीका। तो हम रेट को कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के होता है आपका, जो वहां पे मैंने प्रोपोर्शनल लगाया था उसको हटाकर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ए और बी आपके 2 रिएक्टेंट हैं, अल्फा और बीटा क्या है, इनकी पावर्स है। तो आप जब नेट ऑर्डर निकालोगे तो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस में बीटा के बराबर। तो नेट ऑर्डर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस में बीटा के बराबर। ठीक है, हमारे पास में वही मैंने उस वाली साइड लिख रखा है मॉलिक्यूलैरिटी।
मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है कि अगर आपको एक रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन हमेशा तब होती है जब क्या होते हैं आपके पास में कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। यानी कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के टकराने से क्या होती है, आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, यहां पर हम मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड टू रिजल्ट इनटू अ रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड करें कि उनकी वजह से क्या हो जाए, आपकी रिएक्शन हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कोलाइड कराएं कि वो रिएक्शन आपकी हो जाए। अब एक बात सोच के चलो कि क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधे हो सकते हैं? नहीं ना, मॉलिक्यूल पूरा का रिएक्ट मतलब अगर टकराएगा, मान लिया 2-3 बॉल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो पूरी की पूरी टकराएंगी, आधी थोड़ी ना बॉल टकरा सकती है, नहीं ना। तो इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव में आती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मतलब तभी तो वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करे। ऐसे तो है नहीं कि नेगेटिव में हो, नेगेटिव में बॉल टकराई, कोई सेंस नहीं बनती ना। तो मतलब मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और होल नंबर आती है। मॉलिक्यूल्स को आप बॉल्स की तरह एज्यूम करो और उनका कोलिजन कराओ, वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हम रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे, नहीं। ओवरऑल निकालेंगे तो नहीं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करते, कभी भी हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकालते। जबकि वहीं आप ऑर्डर को देखो तो ऑर्डर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अभी देखेंगे हम कि कैसे फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये एप्लीकेबल होता है ओवरऑल रिएक्शन से। और दूसरा, ऑर्डर हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, यानी हम देखेंगे कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना करने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, उससे हमारा निकलेगा ऑर्डर। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी को हम सिंपल, अगर आपकी एक स्टेप की रिएक्शन है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट के होंगे हम गिन लेंगे और उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी। सपोज जैसे आपके पास में एक ए था, 2 मोल्स थे ए के, ये बी के साथ में रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट दे रहे थे, तो यानी कितने मॉलिक्यूल्स टकराए, 3, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी आपकी, 3। दूसरा, मॉलिक्यूलैरिटी आपकी सिंपल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, यानी अगर कोई सिंगल ऐसे एक स्टेप की रिएक्शन है तो हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब कि उस रिएक्शन को होने में 2 या 3 स्टेप्स लग रहे हैं, तो हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को हम सीधा नॉर्मली हम इन मॉलिक्यूल्स को ऐड करके नहीं निकाल सकते। यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी का सिग्निफिकेंस होता है सिंपल रिएक्शन के लिए। ठीक है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में डिफरेंस हो गया ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, या उससे पहले मैं आपको बताती हूँ रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के कब आता है, जब भी हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, रेट कांस्टेंट आता है। यहां तक की बात हमारे पास में क्लियर होगी। हमारे पास में ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। अब देखो यहां से क्या इसकी मतलब क्या करेक्टर है इसके रेट कांस्टेंट के, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर किसी गिवन रिएक्शन के अंदर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी हमारे पास में। तो ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई कि रेट, हाँ दूसरा एक पॉइंट और, यहाँ पर हमने देखा कि रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास में रेट के ऊपर डायरेक्टली करता है हमारे पास में। और यहाँ से देखें तो रेट कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। ये वाली बात भी हमारे पास में क्लियर हो गई। तो ये क्या है हमारे पास में, के कैरेक्टरिस्टिक। मेनली रेट जो आपका कांस्टेंट होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कि क्या यूनिट्स होती हैं के की, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखो इस पूरे को रफ कर देती हूं ताकि मैं इसको करा सकूं अच्छे से। तो देखो इसके, क्योंकि हमें ग्राफ्स भी तो करने हैं ना, हम यहाँ पर देखेंगे कि के की यूनिट को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो के की यूनिट को निकालने का हमारे पास में एक जो तरीका होता है वो क्या है हमारे पास में, हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसके टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जितनी ज्यादा के की, देखो सीधी सी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक तो हमें सीधा ही पता याद रखना है कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है के होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो रेट कांस्टेंट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हमने देखा कि रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन आती है, यानी कि अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा आपका तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास पूछ ले कंसंट्रेशन तो तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है, रेट, यहाँ पर क्या आता है कंसंट्रेशन आती है उनकी ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका रेट कांस्टेंट है एक तरीके से वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके पास में कंसंट्रेशन के। तो हमारे पास में 4 पॉइंट निकल कर आ जाते हैं अगर हमें रेट कांस्टेंट के बारे में लिखने हो तो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं जो मैं बता रही थी यूनिट ऑफ के के बारे में। तो के की यूनिट निकालने का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन की पावर n माइनस का 1। एक तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना, एमसीक्यू में पूछा जाता है, पेपर में अगर आप किसी का ऑर्डर भूल गए तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी यूनिट्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एचटेट में पूछता है, पीएमटी के अंदर पूछता है, सीटेट के अंदर पूछता है, बहुत एग्जाम्स के अंदर ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो K की क्या है हमारे पास में, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम इनटू में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन की पावर n माइनस का 1। यहां तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। अब मैंने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले समझो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आप जैसे एक इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी, H न्यू का मतलब होता है आपके पास में कि कोई एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है, वो सनलाइट हो सकती है, तो वो क्या फॉर्म कर देगी, HCl। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिएक्टेंट के ऊपर 0 0 लिखा, इसका मतलब क्या है कि आप इनकी कंसंट्रेशन को कुछ भी कर लो, कोई कंसंट्रेशन चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है हमारे पास में ये कि आप कुछ भी चेंज कर लो इनकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर क्या है हमारे पास पावर 0 है। तो यहां पर हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो n है ना, n का मतलब है आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकेंड इंटू में 1, कंसंट्रेशन कौन सा ऑर्डर था, 0, तो 0 माइनस का 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां बचा 1 अपॉन का सेकेंड इंटू में कंसंट्रेशन की पावर माइनस का 1 होगी, तो ऊपर लेके जाएंगे तो सेकेंड का इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन की पावर प्लस में हो जाएगी। पता है ना हमारे पास में किस में हो जाएगी, हमारे पास में ये हो जाएगी हमारे पास में प्लस के अंदर। एक सेकेंड, हाँ प्लस के अंदर हो जाएगी। क्यों प्लस के अंदर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब नेगेटिव वाली वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड का इनवर्स और कंसंट्रेशन की पावर प्लस का 1। अब कंसंट्रेशन को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर के अंदर। तो ये क्या आ गया आपके पास में इसकी यूनिट, किसकी, जीरो ऑर्डर की। किस चीज की यूनिट आई है, रेट कांस्टेंट की। अब जो आपके पास में कंसंट्रेशन होती है, अगर आप कोई गैस ले रहे हो तो इसकी जगह पे आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होती है प्रेशर की यूनिट और टाइम के लिए क्या है, सेकंड इनवर्स। तो ये दोनों की दोनों क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी क्या है, यूनिट्स है रेट, किसकी, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, यूनिट्स बार बार पूछी जाती हैं। अब देखो एक ग्राफ और पूछा जाता है हमसे। ग्राफ का मतलब क्या है, यहां पर देखो कि भाई रेट, अब यहां पर क्या है हमारे पास में, ये है आपके पास में रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट कांस्टेंट के। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ऊपर मैं क्या लूं, यहां पर रेट और नीचे मैं यहां पर क्या लूं, टाइम लूं। तो देखो इस रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के। तो रेट के और यहां पर टाइम नहीं, आप यहां पर कंसंट्रेशन ले लो। मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये था रेट कांस्टेंट, यहाँ पर कंसंट्रेशन हमने लिखी थी, यानी रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन का क्या है आपके पास में, डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास में। ये चीज मैं बोल सकती हूँ ना यहाँ पर कि भाई रेट कांस्टेंट और उसका क्या है हमारे पास में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यहाँ तक की बात। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि क्या कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट पे कोई फर्क पड़ रहा था,
नहीं पढ़ रहा था ना। तो देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट में कंसंट्रेशन जरूर आई है, लेकिन यहां पर जब आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने जीरो ऑर्डर की, हमने जब रिएक्शन का लिखा इस तरीके से, जब हम इसका रेट लॉ लिखा तो हमने देखा कि कंसंट्रेशन की पावर तो जीरो है। ये हमारे पास में जो ब्रैकेट के अंदर होता है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेट है रिएक्शन का वो तो डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। इसीलिए देखो आप यहां पर कंसंट्रेशन की वैल्यू को कुछ भी चेंज करो, रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया यहां पर 0 इसकी वैल्यू थी, यहां पर 1 थी, यहां पर 2 थी, यहां पर आपके पास में सपोज 3 वैल्यू थी, यहां पर 4। आप कुछ भी बढ़ाते जाओ, देखो ऊपर रेट, मान लिया अगर रेट की यहां पर वैल्यू 10 थी ना, तो आगे तक हमेशा 10 ही रह रही है। इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो ग्राफ होता है वो क्या आता है हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नीचे वाली एक्स एक्सिस कहलाती है, ऊपर वाली वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है हमारे पास में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। तो देखो इसके ग्राफ्स देख लेते हैं। यूनिट आप निकाल लोगे या फिर मैं एक यूनिट और बता देती हूं। यूनिट अगर मैं निकालूं फर्स्ट ऑर्डर की तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन का टाइम है इनटू में कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर यानी n की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस का 1, तो यानी क्या आ गया 1 अपॉन में टाइम इनटू में कंसंट्रेशन की वैल्यू तो 0, यानी क्या आ गया सीधा सेकेंड इनवर्स आपके पास में, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से, जो बार बार पूछे जाते हैं और हम उलझते हैं। सबसे पहली बात, जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ आता है हमारे पास में किसका, रेट कांस्टेंट का और कंसंट्रेशन का, वो क्या आता है आपके पास में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि रेट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन के ऊपर। पहला पॉइंट। वहीं पर ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से वो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा आपके पास में ग्राफ आएगा, कौन से ऑर्डर का, जिसके अंदर रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, लेकिन यहां पर आप देखोगे रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड किसके अंदर नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। यहां पर क्या कंसंट्रेशन की कोई यूनिट आई, नहीं आई, क्योंकि जीरो ऑर्डर के अंदर तो आई थी ना। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास में बार बार बनते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी किस रेट कांस्टेंट जो है आपके पास में, कौन से ऑर्डर की ऐसी यूनिट निकल कर आएगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को तो कभी भूलकर भी मत भूलना, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछे जाते हैं बार बार में। ठीक है हमारे पास में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास में इनके ग्राफ्स तो सीधे सीधे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में देखो कि जो रेट है आपके पास में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन की पावर 1 के। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में देखो 1 प्लस में 1, हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पावर्स को ऐड करके। सो 1 प्लस में 1 2, इसका मतलब यहां पर सेकेंड ऑर्डर के अंदर जो रेट है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है हमारे पास में। थर्ड ऑर्डर के अंदर हम बात करें तो रेट हमारे पास में कंसंट्रेशन की पावर किसके बराबर है, क्यूब के बराबर है। क्यों, क्योंकि 2 प्लस में 1 कितना हो गया आपके पास में 3। तो अगर इनके ग्राफ आ जाएं तो मान लिया फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, ऊपर है रेट और नीचे क्या है हमारे पास में कंसंट्रेशन, तो क्या ग्राफ आता है, इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बस फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी, अगर सेकेंड ऑर्डर के अंदर निकाल लें तो यहाँ पर सेम ग्राफ आएगा, बस कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगी। और थर्ड ऑर्डर के लिए हम निकाल लें तो सेम ऑर्डर, सेम आपके पास में ग्राफ आएगा, बस कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, R से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो आई होप ये वाली चीज आपको सारी की सारी क्लियर होगी। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे।